नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आज संडे है और 8 बज चुके हैं। तो ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है आप सभी के लिए और इसमें हम पूरे साल में जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनके बिहाफ पर MCQ डिस्कस करते हैं और उसके साथ कुछ डिटेल भी साझा करते हैं जो आपके लिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मददगार साबित होगी। ठीक है, तो हर संडे को ये क्लास आती है, वीकली करंट अफेयर की क्लास होती है ठीक 8 बजे। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं और क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और क्लास के बारे में कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना है। क्यों? क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और हम क्या कर सकते हैं आप सभी लोगों के लिए, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। तो मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है आपकी GS GK का प्रैक्टिस और संडे क्लास चलती है आपकी क्या, करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये आपकी 4th क्लास है, ठीक है, 4थी क्लास है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है पहला। ये जो हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच में ये जो अभ्यास है सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई है। तो एक तरफ तो भारत है, ये तो पता ही है आपको। भारत और भारत के साथ कौन सा और देश है जिसके साथ ये सिम्बेक्स जो और एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई है? तो वो है दोस्त सिंगापुर। ठीक है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में जो अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है सिम्बेक्स, वो भारत और सिंगापुर के बीच में ये अभ्यास होता है। तो या तो ये पूछ लें कि भारत और सिंगापुर के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया जाता है, तो सिम्बेक्स अभ्यास। यहां पर पूछ लें भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये जो सैन्य अभ्यास हैं, ये इन पर सवाल पूछे ही जाते हैं, इन पर सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी न्यूज में है एक साल में, वो एक्सरसाइज कम से कम आपको ध्यान रखनी है। सभी एक्सरसाइज हम चलो याद नहीं कर सकते, लेकिन एक साल में जो जो रही है न्यूज में, वो एक्सरसाइज आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, चलो इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये एनुअल एक्सरसाइज है, यानी कि हर साल होती है इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में। ये जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है वो हर साल जो है कंडक्ट की जाती है भारत और सिंगापुर के बीच में। कौन करता है कंडक्ट? भारत की नेवी और सिंगापुर की नेवी इसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज की शुरुआत 1994 में हुई थी। एक्सरसाइज की शुरुआत 1994 में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप। क्वेश्चन है आपके सामने, विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द लीडरशिप समिट 2024? निम्नलिखित में से वो कौन सा संस्थान है जिसने लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की? निम्नलिखित में से वो कौन सा भारत का संस्थान है जिसने लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की? बताएं। तो आंसर इसका हो जाएगा IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी वो संस्थान है जिसने ये लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज हुई थी 2024 की, तो उसकी मेजबानी, उसको होस्ट किया IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी ने। आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है, वर्तमान में भारत में कितने IIT हैं? कितने IIT हैं ये बता दो आप। वर्तमान में भारत में कितने IIT हैं? ठीक है, अगले देखिए, यहां देखिए, IIT गुवाहाटी का जो सेंटर है, सेंटर फॉर कैरियर डेवलपमेंट, इसने ये लीडरशिप समिट 2024 होस्ट की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स।
जो नया टैलेंट आ रहा है उसको ग्रूम करना, उभार कर सामने लाना। ठीक है, तो ये 2 दिन का इवेंट था और जिसमें 50 डेलीगेट शामिल हुए थे अलग अलग कंपनीज के, जैसे कि गूगल, नेटऐप और रिलायंस। इन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के 50 डेलीगेट इसमें शामिल हुए थे। 2 दिन ये इवेंट चला, IIT गुवाहाटी में चला। ठीक है, तो यहां पे इस इवेंट से हमें यह पता लगता है कि IIT गुवाहाटी कितना सीरियस है किसको लेकर, यंग प्रोफेशनल्स को डेवलप करने से संबंधित। यंग प्रोफेशनल जो है, यंग लोग जो हैं, उनके अंदर को टैलेंट को बाहर लाना और उनको विकसित करना, इसके लिए कमिटेड है IIT गुवाहाटी। ठीक, क्लियर। आगे, हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली को असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली को असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? ये एक प्रजाति है बिल्ली की, तो आपसे पूछा गया है किस राष्ट्रीय उद्यान में, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस नेशनल पार्क में ये एशियाई सुनहरी बिल्ली को देखा गया? एशियाटिक गोल्डन कैट कहां देखा गया? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में। कहां देखा गया? मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। ठीक है, क्लियर। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। हाल ही में मानस राष्ट्रीय उद्यान किस लिए चर्चा में रहा? 4 ऑप्शन। तो यहां पे एशियाटिक सुनहरी बिल्ली की प्रजाति देखने को मिली, तो ये आंसर हो जाएगा। और मानस राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस स्टेट में है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा असम। तो देखो, जानकारी आपको एक जगह इकट्ठा करके रखना है, याद रखना है। अब उससे क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म हो सकते हैं, उससे क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। ठीक है, चलो अगला है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया? हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया? तो थिम्पू भूटान, नई दिल्ली भारत, कोलंबो श्रीलंका और डी हनोई वियतनाम। चौथा प्रश्न है आपके सामने, 4th क्वेश्चन है। तो देखो, हाल ही में जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने जो बौद्ध भिक्षुओं का और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया है, वो किया है श्रीलंका में। कहां? श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत हैं। ठीक है, तो श्रीलंका के कोलंबो में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो अब देखो सवाल, हाल ही में श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? पहला क्वेश्चन। दूसरा, बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का एक सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है, वो किस काउंसिल के द्वारा, किस परिषद के द्वारा आयोजित किया गया? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अगला सवाल, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने श्रीलंका के कौन से शहर में भिक्षुओं और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया? तो कोलंबो में। ठीक है, तो जानकारी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। क्लियर। अगला सवाल है, भारतीय स्कीमर पक्षी हाल ही में तेलंगाना के किस बांध पर देखे गए? जो राज्य के लिए पहली बार है, यानी कि इंडियन स्कीमर बर्ड, ये पक्षी है इंडियन स्कीमर बर्ड। तो हाल ही में ये जो इंडियन स्कीमर बर्ड है तेलंगाना के कौन से बांध पर देखे गए जो ऐसा पहली बार हुआ है? तो ये लोअर मनायर डैम, कहां? लोअर मनेयर बांध में देखे गए। पक्षी का नाम क्या है? भारतीय स्कीमर पक्षी। भारतीय स्कीमर पक्षी जो तेलंगाना के बांध पर देखे गए हैं और ये पहली बार हुआ है ऐसा, तो वो बांध कौन सा है? तो वो है लोअर मनेयर बांध। लोअर मनेयर बांध, यानी कि ए सही हो जाएगा। आपके लिए सवाल है,
तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, सभी को नाम बताना है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की यूरोपीय परिषद ने के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखो, यूरोपियन यूनियन आपको पता है ईयू की एक यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन परिषद। तो यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एटलीनी कोस्टा को चुना गया है। किसको चुना गया है? एटलीनी कोस्टा यूरोपियन यूनियन काउंसिल की नई चेयरमैन, नई अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कहें आप, वो बनी है। कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी एटलीनी कोस्टा जो है यूरोपियन यूनियन काउंसिल की नई चेयरमैन के रूप में इनको पदस्थ किया गया है। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण हाहा न्योमा सुरेश क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण न्यूज में रहा है हाहा न्योमा सुरेश क्षेत्र, हाहा न्योमा सुरेश क्षेत्र। तो ये किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है? किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, असम, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड। लद्दाख में आता है, लद्दाख में आता है। ठीक है, तो सातवें का आंसर हो जाएगा क्या? सातवें का आंसर हो जाएगा सी। सातवें का आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? सातवें का आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा, लद्दाख। अब देखो यहां लद्दाख ये अभी यूनियन टेरिटरी बना है, यानी कि केंद्र शासित बना है। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे तो चुनाव हो गए और वहां पे मुख्यमंत्री भी बन गए, कौन? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है तो यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी वो काम करेंगे, प्रशासन व्यवस्था वो देखेंगे। अब लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट भी कहा जाता है, लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यहां लोकसभा की एक सीट है। कितनी सीट है? कितनी सीट है लोकसभा की और राज्यसभा की? कितनी सीट है ये क्वेश्चन में आपको बताना है। लद्दाख को लोकसभा की कितनी सीट मिली है और राज्यसभा की कितनी सीट मिली है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आठवां प्रश्न, जो चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। बिम्स्टेक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की एक बैठक हुई। ठीक है, अब उसमें से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, यह म्यांमार के योग्यांग में आयोजित किया गया था। चौथा बिम्स्टेक का जो सुरक्षा परिषद का बैठक है वो म्यांमार के योंगोंग में आयोजित किया गया था। दूसरा, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। तो आठवें का आंसर क्या होगा भाई? केवल एक सही है ये, यह म्यांमार के योगांग में आयोजित किया गया चौथा बिम्स्टेक का सम्मेलन। तो ओनली वन करेक्ट है, ओनली वन करेक्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? तो बांग्लादेश, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, फिर इंडिया और उसके बाद जो है म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। म्यांमार, नेपाल,
श्रीलंका और थाईलैंड। थाईलैंड ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये जो है आपके बिम्स्टेक के सदस्य हैं। जो चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक हुई है वो म्यांमार के योग्यांग में आयोजित की गई है और इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। याद रहेगा? चलो, तो केवल एक सही है इसमें। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच में आयोजित अभ्यास खानकेस्ट, अभ्यास का नाम क्या है? खानकेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला और दूसरा, दो कथन है। पहला, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। पहला कह रहा है ये, ठीक है। दूसरा, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में आयोजित किया गया था। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में आयोजित किया गया था। तो 90 का आंसर क्या होगा दोस्त? 90 का आंसर ओनली 2, ओनली 2, क्योंकि सत्य केवल मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में आयोजित किया गया था ये अभ्यास खानकेस्ट, ठीक है। तो ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं था। क्लियर? चलो, हाल ही में किस देश ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को जैविकले तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? हाल ही में किस देश ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को जैविकले तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, सभी जीव जंतुओं को मिलाकर? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार। तो भारत है, भारत ने ऐसा काम किया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 11वां प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण यानी कि लोन को मंजूरी दी है? मंजूरी दी है। पढ़िए एक बार आप, एक सेकंड। ठीक है, पढ़ें इसको। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल, भारत की हरित हाइड्रोजन पहल के समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, बताएं। तो देखो, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, किसने जो है $1.5 बिलियन का लोन दिया है भारत की हरित हाइड्रोजन इनिशिएटिव का समर्थन करने के लिए? तो 11वें का आंसर क्या होगा? ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। अब यहां देखो आप, जो विश्व बैंक समूह है, विश्व बैंक समूह, ये हमने जीएस की क्लास में भी डिस्कस किया है, अभी 1-2 दिन पहले की जो क्लास है। तो विश्व बैंक समूह में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं? तो विश्व बैंक समूह में एक आती है IBRD, दूसरी आती है जो है ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, फिर आती है आपकी मीगा MIGA, फिर आती है आपकी ICSIT, ये आती है, और फिर आती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन सब से मिलकर ही क्या बना है? इन सब से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक देशों को कर्ज देता है, लोन देता है, किस पर्पस से लोन देता है? किस पर्पस से? सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए।
यानी कि सामाजिक विकास के लिए लोन देता है, जबकि आईएमएफ लोन देता है किसी देश के आर्थिक विकास के लिए, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है भाई, तो ये आंसर याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पढ़ें इसको। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी गुलंग किनाबालू, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी गुलंग किनाबालू पर विजय पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह है आपका मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम, गुलंग किनाबालू। इस पर विजय पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 12वां प्रश्न है आपका। आंसर है, मतलब ऑप्शन, कल्पना चावला नहीं, गलत, ये तो अंतरिक्ष से संबंधित। निशाम पांडे नहीं, लवली चौधरी, छबेली देवी ना। तो 12वें का आंसर क्या होगा? 12वें का आंसर होगा लवली चौधरी। तो ध्यान रखना, मलेशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर विजय पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? लवली चौधरी। ये याद रखना है आपको। अब यहां देखो, ये भी प्रश्न बन सकता है, गुलंग किनाबालू ये जो चोटी है, पीक है, ये किस देश में आती है? तो मलेशिया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र की वो कौन सी एजेंसी है जिसने रिपोर्ट जारी की है? कौन सी? वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट, वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये नहीं है। ठीक है। यूनिसेफ नहीं है। UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स, तो ये सी आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस का जो ड्रग्स वाला ऑफिस है, वो जो एजेंसी है UNODC, इसने जो है ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, क्लियर? तो ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम क्या है? UNODC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। अब इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें, मुख्यालय कहां है इसका? तो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में ये मुख्यालय है। ठीक, तो UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो ये इस एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसने ये वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, निम्नलिखित का मिलान करना है। 14वां प्रश्न है आपके सामने। एक तरफ दिए हैं राज्य और दूसरी तरफ दिए हैं उसके राज्यपाल, स्टेट और गवर्नर। तो तेलंगाना का राज्यपाल कौन है भाई? तेलंगाना का राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और सिक्किम, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। और वहीं झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 14वें का आंसर है आपका बी। क्लियर? आगे हम बात करेंगे भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट।
अभ्यास का नाम क्या है? ये जो अलग अलग देशों की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपस में अभ्यास करती हैं, लड़ने का प्रैक्टिस करती हैं, जैसे क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाते हैं उसी प्रकार ये अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ दे सकें। तो ये जो अभ्यास है, पहला जानकारी आपको ध्यान रखना है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है और ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इसका 16वां एडिशन यानी कि 16वीं बार ये एक्सरसाइज कहां पर आयोजित की गई? कहां पर आयोजित की गई? तो भाई कोलकाता पश्चिम बंगाल में, उलान बाटर मंगोलिया में, उमरोई मेघालय में, गुवाहाटी असम में। 15वां, ठीक है। 15वें का आंसर है उमरोई मेघालय। उमरोई मेघालय में वो जगह है, उमरोई मेघालय वो जगह है जहां पर भारत और मंगोलिया का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम नोमैडिक एलिफेंट है। उसका कौन सा एडिशन अभ्यास किया गया? कौन से एडिशन को आयोजित किया गया? 16वां एडिशन। ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहां? उमरोई मेघालय में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में आइडियाज एट लाइफ पहल, ये एक इनिशिएटिव है, आइडियाज एट लाइफ इनिशिएटिव, आइडियाज एट लाइफ इनिशिएटिव किसने शुरू की? जुलाई 2024 में किसने शुरू की? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जुलाई 2024 में आइडियाज एट लाइफ पहल किसने शुरू की? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये पहल शुरू की, ठीक है। तो 16वें का आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा, बाकी याद नहीं रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहां स्थापित किया जाएगा? इसरो, हम बात कर रहे हैं इसरो की। इसरो का तो जो दूसरा स्पेस पोर्ट है, दूसरा स्पेस पोर्ट है, वो कहां स्थापित किया जाएगा? अंडमान निकोबार आइलैंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सवाल है आपका 17वां, इसका आंसर बता दें आप। तो ये जो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट है वो तेलंगाना या तमिलनाडु, बताओ तेलंगाना या तमिलनाडु? दो हिंट दे दी मैंने आपको, यही है तेलंगाना और तमिलनाडु। तो बताओ कौन सी जगह है? 17, तो तमिलनाडु सही है। कहां है? तमिलनाडु में ये जो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा वो जगह है तमिलनाडु, ठीक है। तो 17वें का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्ण अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्ण अभियान शुरू किया है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नाबार्ड, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय? नीति आयोग या वित्त मंत्रालय? तो नीति आयोग ने शुरू किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने। तो हाल ही में जो एजेंसी है नीति आयोग, उसने संपूर्ण अभियान की शुरुआत की है। अब ये जो नीति आयोग है ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग ये क्या है? एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक, ठीक, जो प्लानिंग से संबंधित काम तो करता ही है, योजनाओं से संबंधित काम करता ही है भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, साथ ही साथ ये बहुत सारी इंडेक्स जारी करता है, बहुत सारी इंडेक्स जारी करता है, और साथ ही साथ जैसे कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स ये यही जारी करता है। और इंडिया के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 17 हैं, सतत विकास लक्ष्य टोटल 17 हैं, सतत विकास लक्ष्यों को भारत में क्रियान्वित करने का काम, इंप्लीमेंट करने का काम नीति आयोग का ही है, ठीक है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं
नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ध्यान दीजिए, पहले योजना आयोग चलता था, पहले योजना आयोग चलता था, लेकिन योजना आयोग को अगस्त 2014 में खत्म कर दिया और इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया? योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित ब्लू KAF क्या है? ब्लू KAF क्या है? बता दो भाई। TNF के क्षेत्र में प्रोटीन के लिए कोड करती है? नहीं। मनुष्यों के T कोशिकाओं कैंसर, ये है। 19वें का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में न्यूज में रहा है ब्लू KAF, तो ये क्या है? मनुष्यों की T कोशिका कैंसर। ठीक है, बायो से संबंधित है, याद रखेंगे। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? GCPRS का उद्घाटन कहां हुआ? GCPRS मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली और जयपुर। तो आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये जो GCPRS का उद्घाटन किया गया है, जो क्या है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और स्थिरता पर एक वैश्विक सम्मेलन है। इसका आयोजन, उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल में जो नई सरकार बनी उसके संबंध में कुछ कथन है, इनको पढ़ना है, फिर सही आंसर आपको बताना है। 21वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो पहला पढ़ते हैं हम। KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। ये गलत हो गया पहला। दूसरा, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। नई सरकार जो नेपाल में बनी है वो किन किन पार्टियों के गठबंधन से बनी है? तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाल की कांग्रेस, इन सबके गठबंधन से नई सरकार बनी है। ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही है। तीसरा, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा, ये एक ही नाम है, विश्वास मत हारने के बाद हुआ। इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये एक ही नाम है। ये जो KP ओली बने हैं प्रधानमंत्री, इनसे पहले कौन थे नेपाल के प्रधानमंत्री? पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये एक ही नाम है। अब ये विश्वास मत हार गए, इसके बावजूद ये दूसरी सरकार बनी KP ओली की। ठीक है, याद रखेंगे। तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि बी। दूसरा और तीसरा करेक्ट है। आगे हम बात करें, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट है उसके द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त शहर किस शहर को घोषित किया गया है? क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा 2023 में रहने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त शहर किस शहर को घोषित किया गया है? एजेंसी कौन है जो ये घोषणा कर रही है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट, EIU। ठीक है, तो 22वें का आंसर, तो 22वें का आंसर क्या होगा? बियाना। बियाना को सबसे उपयुक्त शहर बताया है रहने के लिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने। तो 22 का आंसर क्या होगा? बी, बियाना। और बियाना कहां है?
ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, आपको बताना है ऑस्ट्रिया की करेंसी का नाम। ऑस्ट्रिया में कौन सी करेंसी चलती है, मुद्रा, उसका नाम बताना है। अगला, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? अभी डिस्कस किया है हमने, अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। देखो, नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है भारतीय सेना और मंगोलिया के बीच, तो इसका कौन सा संस्करण हमने डिस्कस किया, अभी आयोजित हुआ था? बताओ भाई। 23वां प्रश्न, तो 16वां संस्करण आयोजित हुआ था, 16वां संस्करण आयोजित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक। अगला, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफिक 3D तकनीकी युक्त ब्लू व्हेल नोट लॉन्च किया है? वो कौन सा देश है जिसने दुनिया का पहला होलोग्राफिक 3D तकनीकी युक्त ब्लू व्हेल नोट लॉन्च किया है? 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान। जापान ने किया है। जापान वो देश है जिसने दुनिया का पहला होलोग्राफिक 3D तकनीकी युक्त ब्लू व्हेल नोट जो है लॉन्च किया है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक। अगला प्रश्न पढ़ें आप, कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची बांस की झाड़ी की खोज हुई? वो कौन सी जगह है जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची बांस की झाड़ी की खोज हुई? तो ग्रीनलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, या जापान, या जापान। तो इंडोनेशिया का जो सुलावेसी आइलैंड है, इंडोनेशिया का जो सुलावेसी आइलैंड है, वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची बांस की झाड़ी की खोज हुई है। तो आंसर हो जाएगा सी। 25वें का आंसर क्या है? सी। ठीक, क्लियर। आगे प्रश्न देखें आप, किस देश ने हाल ही में उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया है? वो कौन सा देश है जिसने एलोस 4 लॉन्च किया है? ग्रीनलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान। बताओ भाई, वो कौन सा देश है जिसने उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 लॉन्च किया है? तो वो देश है आपका, 26वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, जापान। जापान देश ने जो है लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं लेने हैं और एकदम बहुत कम भी नहीं लेने हैं। तो हम अराउंड 30 क्वेश्चन अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं, जिसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सके एक्स्ट्रा, और वो चीजें आपको याद हो जाए साथ ही साथ। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को, समझ रहे हैं? क्योंकि करंट अफेयर सभी के लिए नया होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार कोई बुक पढ़ ली और वो हमेशा चलेगी, नहीं। हर दिन नई चीजें आती हैं, हर दिन नई हैपनिंग्स होती हैं, हर दिन नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं, हर दिन नई लोगों की डेथ होती है, हर दिन नए लोगों के जन्म होते हैं, हर दिन नए लोगों को पुरस्कार मिलते हैं। तो ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, एक बार से नहीं होगा। एक बार सुन लेंगे आप क्लास में, फिर इसको रिवाइज भी करना है। तो कौन सा वो देश है जिसने हाल ही में एलोस 4 को लॉन्च किया है? जापान है। कौन है? जापान। जापान, आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? बता दो भाई। 27वां, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है? बताओ भाई, कौन सा ये जो है
इनिशिएटिव शुरू किया गया है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग, ये सही है। यूथ फॉर ग्लोबल पीस, गलत। क्रिएटिव माइंड्स, गलत। यूनेस्को यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, गलत। तो 27वें का आंसर हो जाएगा क्या? ए। तो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में ये पहल शुरू की गई है, गोइंग टुगेदर, दैट मीन्स फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? यूनेस्को का मुख्यालय है कहां पर? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। ठीक है भाई, याद रहेगा? आई होप याद रहेगा। आगे, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NATO, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, मार्क रूटे, उर्सुला वान डेर लायन और बोरिस जॉनसन। 28वां बताओ भाई। तो 28वें का आंसर हो जाएगा मार्क रूटे। मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसमें नियुक्त किया है? अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बता दो मुझे नाटो में टोटल मेंबर कितने हैं, कुल सदस्य देश कितने हैं? तो नाटो में जो सदस्य देश हैं, नाटो में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है? 32। उनकी संख्या कितनी है? 32। ठीक है, याद रखेंगे ये। अगला, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया है? बिहटा बिहार, तुमकुरू कर्नाटक और सैनपुरा महाराष्ट्र और मलाईपड़ी केरल। 29वां प्रश्न बताएं। तो तुमकुरू कर्नाटक वो जगह है जहां पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। 29वां प्रश्न। ठीक है, याद रहेगा ये? तो बताएं एक बार, जल्दी से बताएं। क्लियर है सारी चीजें? सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार बता दीजिए। तो तुमकुरू कर्नाटक में इसे आयोजित किया गया, तुमकुरू कर्नाटक में इसे उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ISA। तो ISA के द्वारा, ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेजेंट में महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर फतीह बिरोल, एंटोनियो गुटेरस, उर्सुला वान डेर लेयन। तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के करंट में महानिदेशक कौन है? तो वो है डॉक्टर अजय माथुर। कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। अब बात अगर ISA की आती है तो इसमें कुल देश कितने हैं? 120 सदस्य हैं। कुल देश कितने हैं? 120 सदस्य हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें 120 देश वो कौन से हैं? तो ISA में जितने देश आते हैं वो देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो आईएसए के सदस्य देश हैं 120, तो ये कहाँ आते हैं, लगभग यहां लाई करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उपस्थित है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेकिन लगभग बीच में उपस्थित है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 120 सदस्य हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, डॉक्टर अजय माथुर हैं, इंडिया से ही हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिम्स्टेक, आपके लिए सवाल ये है कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताना है आपको बताना है, एक सेकेंड, आपको बताना है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ये होता है। कमेंट बॉक्स में पूरा लिख के बताइए इसको। ठीक है, तो ये हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए, 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो न्यूज में रहे। ये हमारा 4th सेशन था। सेशन अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर करें और क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें, जिससे हम आपके अकॉर्डिंग और भी चीजें हम ऐड कर सकें अपनी क्लास में, जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, तो अगली क्लास फिर आएगी अगली बार, जो क्लास नंबर होगी 5। आज हमने क्लास नंबर 4 डिस्कस की। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए, क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।